नमस्कार। डेली पीसीएस के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, डोनी पोलो एयरपोर्ट किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में पहले ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे डोनी पोलो हवाई अड्डा ईटानगर का उद्घाटन किया, इसलिए विकल्प सी सही है। यह अरुणाचल प्रदेश के लिए चौथा परिचालित हवाई अड्डा है। इससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में हवाई अड्डों की कुल संख्या 16 हो जाएगी। हवाई अड्डे का नाम प्रदेश की समृद्ध परंपराओं तथा सूर्य यानी डोनी और चंद्रमा यानी पोलो के लिए इसकी सदियों पुरानी श्रद्धा को दर्शाता है। यह हवाई अड्डा ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा और संसाधनों के रिसाइकलिंग को बढ़ावा देता है। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, एलआईसी और जीआईसी, आईडीबीआई या फिर उपर्युक्त सभी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एनएसई इंडिया देश का अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी। इसकी स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर हुई थी। यह मुंबई में स्थित है और इसके प्रवर्तकों में भारतीय स्टेट बैंक, आईडीबीआई, एलआईसी और जीआईसी आदि शामिल हैं। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा किस वित्त मंत्री द्वारा की गई थी? पी चिदम्बरम, वीपी सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर यशवंत सिन्हा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वीपी सिंह। भारत में वर्ष 1985-86 में तत्कालीन वित्त मंत्री वीपी सिंह ने बजट द्वारा दीर्घकालीन राजकोषीय नीति की घोषणा की थी। अतः विकल्प बी सही है। गौरतलब है कि यह घोषणा 7वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि यानी 1985 से 90 में की गई थी। इसके निम्नलिखित उद्देश्य थे, भारतीय कर प्रणाली में अप्रत्यक्ष करों की तुलना में प्रत्यक्ष करों का योगदान या अंश बढ़ाना, कर वसूली में सुधार करना तथा करों की चोरी रोकना और निर्धनता उन्मूलन तथा घाटे की वित्त व्यवस्था को दूर करना आदि। अगला प्रश्न है, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी समुद्रगुप्त के पश्चात सिंहासन पर बैठा था, परंतु इस बीच में एक कमजोर शासक रामगुप्त के अस्तित्व का भी पता चलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय प्राप्त की, जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बना। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियां धारण की थी, इसलिए विकल्प सी सही है। भारतीय अनुश्रुतियां उन्हें शकारी यानी शकों का विजेता के रूप में वर्णित करती हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीएआई को कब लॉन्च किया गया था? 2018, 2019, 2020 या फिर 2021? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2020। हाल ही में भारत ने ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जीपीएआई का अध्यक्ष पद ग्रहण किया। बात करें जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसे जून 2020 में लॉन्च किया गया था। अतः विकल्प सी सही है। यह विज्ञान उद्योग, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकार के प्रमुख विशेषज्ञों को एक साथ लाने वाली एक बहुहितधारक पहल है। इसका उद्देश्य जिम्मेदार और मानव केंद्रित विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के उपयोग में समर्थन करना है। भारत 2020 में एक संस्थापक सदस्य के रूप में समूह में शामिल हुआ था। यह अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य और सिंगापुर सहित 25 सदस्य देशों का एक समूह है। इसके उद्देश्यों में शामिल है एआई से संबंधित विभिन्न चुनौतियों और अवसरों की बेहतर समझ विकसित करना,
एआई से संबंधित उन्नत अनुसंधान और अनुप्रयुक्त गतिविधियों का समर्थन करना, साथ ही मानव अधिकारों, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास पर आधारित एआई के जिम्मेदार विकास और उपयोग का मार्गदर्शन करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? गोल्जिकाए, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर राइबोसोम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गोल्जिकाए। लाइसोसोम जंतु कोशिका में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनका निर्माण गोल्जिकाए द्वारा होता है, अतः विकल्प ए सही है। ये अंतः कोशिकीय पाचन के मुख्य स्थान होते हैं। कभी कभी लाइसोसोम अपनी ही कोशिका का पाचन कर कोशिका को नष्ट कर देते हैं, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसे पाचन थैली भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयुक्तों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन चुनिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां, वेतन, भत्ते और सुविधाएं समान होती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही वेतन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ये तीनों आयुक्त 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं, या फिर उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये तीनों आयुक्त 5 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं। हाल ही में अरुण गोयल को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ निर्वाचन आयोग का हिस्सा होंगे। गौरतलब है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा तथा राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। वर्तमान में निर्वाचन आयोग एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य 2 चुनाव आयुक्तों के साथ कार्य कर रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की शक्तियां, वेतन, भत्ते और सुविधाएं समान होती हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही वेतन तथा अन्य सुविधाएं मिलती हैं। ये तीनों आयुक्त 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु होने तक जो भी पहले हो के लिए अपने पद पर बने रह सकते हैं, अतः विकल्प सी सही है। वे किसी भी समय त्याग पत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 166 किससे संबंधित है? राज्य की सरकार के कार्य का संचालन, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद या फिर राज्यपाल की पदावधि? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य की सरकार के कार्य का संचालन। हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। वहीं अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार के कार्य संचालन का उल्लेख किया गया है, इसलिए विकल्प ए सही है। इसमें कहा गया है कि सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियों की अभिव्यक्ति राज्यपाल के नाम से की गई कार्यवाही के रूप में अभिव्यक्त होगी। राज्यपाल के नाम से तैयार एवं कार्यान्वित आदेशों व अन्य दस्तावेजों का इस प्रकार प्रभावीकरण किया जाएगा जैसा कि राज्यपाल द्वारा बनाए जाने वाले नियमों में निर्दिष्ट हो। राज्यपाल द्वारा सरकार की कार्यवाहियों में सुगमता लाने तथा मंत्रियों के बीच उनके आवंटन के लिए नियम बनाए जाएंगे। अगला प्रश्न है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ध्वनि प्रदूषण। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में आमतौर पर 4 से 6 पंक्तियों में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक है। अर्थात ग्रीन मफलर पेड़ों और झाड़ियों की एक पंक्ति है जिसे शोर अवशोषक के रूप में काम करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ऐसे क्षेत्रों में सड़क के किनारे, औद्योगिक क्षेत्र, राजमार्गों के आसपास के रिहायशी क्षेत्र आदि शामिल हैं। दरअसल वृक्ष या पेड़ ध्वनि को फिल्टर करते हैं और प्रदूषण को कम करते हैं। इसलिए इस तकनीक में पेड़ों के घने होने से ध्वनि प्रदूषण में कमी आती है, अतः विकल्प सी सही है।
अगला प्रश्न है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1861 या फिर भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत शासन अधिनियम 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत लंदन में भारत के उच्चायुक्त कार्यालय का सृजन किया गया, इसलिए विकल्प बी सही है। अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया गया। इस अधिनियम की अन्य विशेषताएं हैं, देश में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ, पृथक निर्वाचन के सिद्धांत का विस्तार, पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग किया गया आदि। अंतिम प्रश्न है, आर्टेमिसिनिन किस रोग के विरुद्ध औषधि का एक प्रमुख घटक है? डेंगू, मलेरिया, कोविड-19 या फिर मधुमेह? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मलेरिया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने अफ्रीका में मलेरिया रोधी दवा प्रतिरोध से निपटने के लिए एक नई रणनीति शुरू की है। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोध के बढ़ते खतरे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वार्षिक वैश्विक अभियान है। इसी क्रम में WHO ने दवाओं के प्रतिरोधी कुछ परजीवी को लेकर चेतावनी जारी की है जो आर्टेमिसिनिन से संबंधित होते हैं। गौरतलब है कि आर्टेमिसिनिन मलेरिया दवाओं का प्रमुख घटक है, अतः विकल्प भी सही है। इसका उपयोग फाल्सीपेरम मलेरिया के बहु दवा प्रतिरोधी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट उपभेदों के उपचार में मलेरिया रोधी के रूप में किया जाता है। आइए नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किसे गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? केपी शर्मा ओली, लाल कृष्ण आडवाणी, दलाई लामा या फिर उपर्युक्त सभी? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।